तो अल्टरनेटिंग करंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में बिजली वगैरह आती है उसके बारे में मेनली स्टडी करेंगे। दो तरह के करंट्स वगैरह होते हैं, एसी एंड डीसी, है ना। एसी सप्लाई एंड डीसी सप्लाई। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घर में कौन सा आता है? अल्टरनेटिंग करंट आता है। बैटरी से हम लोग को क्या मिलता है? डायरेक्ट करंट मिलता है उस, है ना। डायरेक्ट पीरियड। हाँ, वो डायरेक्ट करंट होता है। तो सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंस, चैप्टर के इम्पोर्टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि कैसा है चैप्टर, इसका क्या वेटेज है और कितना टफ है, इजी है, क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब देख लेते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट काफ़ी छोटा चैप्टर है। इवन ट्वेल्थ में देखा जाए तो सबसे छोटा चैप्टर यही है। और एक लेक्चर या दो लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाया तो दो लेक्चर लगेंगे, और अगर जल्दी पढ़ाया तो एक लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरे जगह पे तो एक ही लेक्चर में निपटा देते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो दो लेक्चर लगेगा। और क्योंकि चैप्टर छोटा है तो जेई के हिसाब से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्वेल्थ के सिलेबस में जितने ज़्यादा चैप्टर्स हैं उसके हिसाब से ये बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना है क्योंकि जेई में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। पढ़ लो, इसका अप्लीकेशन हो सकता है किसी और जगह में घुसेड़ दे, है ना। तो तुम क्या करोगे फिर? हाँ तुम्हें तो आना चाहिए ना इसी। थोड़ा सा भी, छोटा सा भी अगर चीज़ें होंगे वो तुम नहीं समझ पाओगे। तो बेटर है कि अगर पढ़ रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही पढ़ने में, तो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज क्यों ना कर लें, बराबर। ऐसा तो नहीं कि एसी अब नहीं आएगा तो इसका मतलब इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, तो मैं भी ना पढ़ाऊँ तब तुम्हारा टाइम सेव हो सकता है। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तो टाइम तुम्हारा जा रहा है तो अच्छे से ही पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से रिवीजन करो। इसमें थोड़ी बहुत जो चीज़ें होंगी वो एसएचएम का यूज़ होगा। सुपर पोजिशन किस तरीके से हम लोग करते हैं वो कॉन्सेप्ट इस जगह पे लगेगा। अगर तुम्हें अच्छे तरीके से आता है तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। तो जेई के सर पॉइंट ऑफ व्यू से सर यार हाँ बोलो। सर ट्वेल्थ ट्वेल्थ में ना सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है मतलब अकॉर्डिंग टू जेई? सारे इम्पोर्टेंट है यार। सारे सर मतलब अब सारे इम्पोर्टेंट है। बोलते हैं सर, इसलिए पूछ रहा था अकॉर्डिंग टू जेई ज्योमेट्रिकल मतलब ऑप्टिक्स से, मोस्ट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से दो तीन क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट से दो तीन आते हैं, ईएमआई ईएमएफ से दो तीन आ जाते हैं, तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स से भी आ जाते हैं। सब अच्छा। सारे इंपॉर्टेंट, मतलब ट्वेल्थ के हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। हीट ट्रांसफर से कभी आता है कभी नहीं आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएगा, कैपेसिटर आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कैपेसिटर से। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक या दो सा आ सकता है। तो मतलब इम्पोर्टेंट सारे हैं, जितना ज़्यादा लंबा चैप्टर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ऐसे तुम समझ मतलब ये सकते मैं बहुत इम्पोर्टेंट है। हो। लेंदी जितना ज़्यादा चैप्टर है उतना ज़्यादा तुम्हें उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। मतलब अच्छा। कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दैट चैप्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना लेक्चर्स लगा है उसको कवर करने में, ऐसा है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चंस हर एक साल आते हैं। ठीक है। और वो छोटा सर चैप्टर है। ऐसा क्या है मॉडर्न फिजिक्स में? मॉडर्न फिजिक्स वन, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा, एक्सरे रहेगा, है ना। ये सारी चीज़ें रहेंगे उसमें। बहुत सारी चीज़ें रहेंगे, थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे जो तुम लोगों ने इसमें पढ़ के रखा है, हाँ केमिस्ट्री में। बोर्ड्स में भी है। केमिस्ट्री में बोर्ड्स मॉडल वगैरह है ना, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ के रखा ही है। तो इन शॉर्ट बताऊं तो ये मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनेगा तुम लोग के लिए, क्योंकि ये तुम्हें फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, और इस दोनों से क्वेश्चन उठ करके आते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी सर अच्छा है। हाँ बोलो। सर पहले फिर मॉडर्न फिजिक्स कराइए ना। नहीं नहीं, ये जैसे सीक्वेंस में चल रहे हैं वैसे चलेंगे, इसको तो दो लेक्चर के बाद खत्म होना है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स करेंगे, है ना। हाँ इसी के चलिए। जस्ट इसी के बाद ही है मॉडर्न फिजिक्स वन और मॉडर्न फिजिक्स टू। उसके बाद फिर वेव ऑप्टिक्स, फिर सिलेबस खत्म। तो कम्युनिकेशन नहीं है क्या? नहीं, हट गया ना। सर पर आरडीओ सर बोल रहे हैं। नहीं नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम हट गया, चेक कर लेना वापस से। क्या बात मेन है ये? मेंस के लिए नहीं होगा शायद से फिर एडवांस। जहाँ तक मुझे पता है वो हट चुका है, तो वापस से एक बार कंफर्म कर लो। तुम लोग के बोर्ड से भी हट चुका है, हाँ सीबीएसई। बोर्ड्स में तो नहीं है। नहीं है ना, तो वही जो सीबीएसई का होता है सेम एग्जैक्ट फॉलो होता है इसमें भी, जही में भी। ठीक है। और कुछ कुछ पोर्शन सेमीकंडक्टर से भी हटा है,
वो भी तुम लोग हाँ वेरीफाई सर, कर लेना है ना, जैसे गेट्स आई थिंक आई बैठ गेस चुका है। सीईटी में नहीं है बैठे हैं सही। सीईटी का नहीं आइडिया मुझे, सीईटी का मैंने तो सिलेबस नहीं देखा। चलो ठीक है, फिर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें तुम्हें पता ही चल ही गया कि क्या करना है नहीं करना है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जब हम लोग ईएमआई पढ़ रहे थे, ईएमआई में ही हम लोगों ने देखा था कि एसी करंट का जनरेशन किस तरीके से होता है ना। हम लोग क्या करते हैं, लूप को बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं और उस तरीके से हमारा जनरेशन होता है। तो पहले इसको एक एक करके कर लेते हैं। तो दो तरह के हमारे करंट्स होते हैं, एक होता है हमारा एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। एसी एंड डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक है, मैं तुम लोग को ग्राफ दे रहा हूँ, तुम्हें देख करके बताना है कि ये एसी है या फिर डीसी है। करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फर्स्ट म्यूट कर लो सभी। सेकंड थर्ड सर फर्स्ट वाला डीसी है क्या? एक मिनट एक मिनट, फोर्थ सारे तो लिख तो देने दो। अच्छा, वन और एक लास्ट फिफ्थ। ऐसा। चलो बताओ, सबसे फर्स्ट वाला क्या है, एसी है डीसी? सर डीसी 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 है ना, ये है डीसी हमारा डीसी, डायरेक्ट करंट। सेकंड वाला एसी है डीसी? एसी 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 ये है एसी। थर्ड वाला एसी AC एसी। एसी फोर्थ वाला डीसी डीसी डीसी। और फिफ्थ वाला कौन सा सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। नीचे कीजिए ना। डीसी सर डीसी 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 DC हाँ डीसी सर। ये भी है डीसी। तो अब तुम्हें आई थिंक थोड़ा सा पता चल चुका होगा कि एसी और डीसी में क्या डीसी एक डिफरेंस है। कांस्टेंट है। हाँ, डीसी जो है उसका अगर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो वो हमारा डायरेक्ट करंट होगा। जैसे कि इस वाले में ये है हमारा ज़ीरो वाला लेवल और इसके ऊपर सारे करंट पॉजिटिव है, इसके नीचे सारे करंट नेगेटिव है। नेगेटिव होता क्या चीज़ है, नेगेटिव डायरेक्शन को डिनोट करता है। अगर हमारे पास एक सर्किट है ऐसा, तो ये हमारा डीसी सप्लाई है। डीसी सप्लाई में करंट का डायरेक्शन ऑलवेज ऐसा ही रहेगा और करंट ऑलवेज इसी तरीके से फ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं इस जगह पे एसी सप्लाई करूं, मान लो कि एसी सप्लाई का इस तरीके से नोटेशन होता है, एसी सप्लाई। तो अगर एसी सप्लाई ऐसा करूं तो एसी सप्लाई के लिए करंट का जो वेरिएशन होता है वो ऐसा होता है, और करंट का वेरिएशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस बात को बताता है कि ये टाइम पीरियड टी है और ये टाइम t/2 है। तो ज़ीरो से लेकर के t/2 तक के लिए करंट जो है पॉजिटिव है। तो ज़ीरो से लेकर के t/2 तक करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे, है ना, मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। लेकिन जब मैं t/2 से टी तक के लिए बात करूंगा तो ये करंट हो गया नेगेटिव, मतलब उसने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो t/2 से लेकर के टी तक के लिए करंट अब इस तरीके से फ्लो करेगा। तो हायर पोटेंशियल चेंज हो गया। बराबर, इस एसी को अगर तुम एक बैटरी की तरह मानो तो पहले बैटरी ऐसे लगा हुआ था, अब दूसरी बार बैटरी ऐसे लग गया, तभी तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ। तो इसी हाँ तरीके से एसी काम करता है। अब इस जगह पे अगर मैं इस डीसी की बात करूं तो ये हमारा कांस्टेंट पोटेंशियल वाला डीसी है जिसका करंट हमें दिख रहा है ना।
और ये वाला अगर है तो ये तो एसी तुम्हें दिख ही रहा है और ये भी एसी है। ये जो हमारा डीसी है जिसमें कि करंट ऑलवेज पॉजिटिव है, जीरो से ऑलवेज ऊपर है, तो एक ही डायरेक्शन में, तो ये वेरिएबल डीसी कहलाता है, वेरिएबल डीसी। और ये भी कैसा हो जाएगा, वेरिएबल डीसी। ठीक है, तो ऊपर वाला कांस्टेंट डीसी है क्या? हाँ ऊपर वाला कांस्टेंट डीसी है, ये वाला, ये कांस्टेंट डीसी है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट changes, then it is a DC supply. ठीक है, and if it changes, if the direction of current changes, then it is AC supply. ये चीज़ हमारा DC सप्लाई हुआ और ये हमारा AC सप्लाई हुआ, ये मिल गया मुझे। अब हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से हम लोग, अच्छा पीरियोडिक एसी भी कहलाता है। पीरियोडिक एसी का मतलब क्या हो गया, जिसका हम लोग टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो एसी है ये पीरियोडिक एसी है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये जो एसी है ये भी पीरियोडिक है, बराबर है क्या? हाँ सर। हाँ, तो हमारा जनरेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम लोग एसी सप्लाई जनरेट करते हैं। एसी सप्लाई जनरेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक कॉइल लिया था और सर्कुलर कॉइल लिया था। उस जगह पे मैं इस जगह पे एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर यूज़ कर सकता हूँ। और इस लूप को मैंने क्या किया था, इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कराया था। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में या बाहर की डायरेक्शन में एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्लक्स लिखा था फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, वेक्टर देना पड़ेगा। और फिर इसको हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर फ्लक्स हमारा चेंज होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या देगा, हमारा ईएमएफ देगा। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी फाई बाय डी टी, ऐसे निकाला था हम लोगों ने। और हाँ सर। इस जगह पे ना तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, ना ही हमारा लूप का एरिया चेंज हो रहा था, दोनों चीज़ कांस्टेंट था। लेकिन फिर भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, थीटा इज वेरिएबल, बराबर। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। टी टाइम में कितना रोटेट कर लेगा, ऐसा हो जाएगा लूप, बराबर। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा दिए हैं, पहले ही बता रहा हूँ। एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, हाँ स्ट्रेट नहीं होगा। ये सब मैंने पहले ही पढ़ा दिया है ये सब चीज़ें। तो इस जगह पे वैल्यू यस को सर। पुट कर लो तो फाई कितना हो जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो इधर से आ जाएगा हमारा ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए ओमेगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन, नेगेटिव साइन के साथ, माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी। सो दिस विल बी ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। लेट्स से कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन हो गया तो फ्लक्स भी एन टाइम्स हो जाएगा, है ना। और फ्लक्स एन टाइम्स हो हाँ जाएगा सर। तो एन इस जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर से हमारा ई इंड्यूस्ड आया था, और अगर मैं करंट ही निकालना चाहता हूँ तो इसी को क्या कर लूँगा, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लूँगा। सो इसको मैं बोल लेता हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड आई क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो मेरी बात समझ में आई?
वेर आई हाँ नॉट सर। क्या चीज है, आई नॉट हाँ इज इक्वल टू बी हाँ सर। BA omega upon R. एन ओमेगा डिवाइडेड बाय आर विच इज रेजिस्टेंस। तो बस बता रहा हूँ इसमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अब ऐसा हो जाएगा कि टाइम के साथ जो करंट है वो इस तरीके से वेरी करेगा, क्योंकि ये क्या है, पास है, एंड दिस विल बी द मैक्सिमम करंट एंड दिस विल बी द अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम करंट, नॉट मिनिमम। मिनिमम इज व्हाट, जीरो। ठीक है। हाँ और टाइम पीरियड की बात कर ले तो ये हो जाएगा हमारा t, और ये हो जाएगा t/2, और ये हो जाएगा t/4, बराबर। ये करंट हमें पता चल चुका है, और ये 3t/4 ऐसा। तो अब इस फंक्शन को याद रखना, AC के लिए हम लोग मेनली ये यूज करते हैं, ए नॉट साइन ओमेगा टी या फिर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये करंट डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कौन से लोड यूज करें, है ना। लोड भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मिलेंगे, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये तीनों लोड के बारे में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे निकलते हैं, तो देखते हैं एवरेज किस तरीके से निकालते हैं किसी भी फंक्शन का एवरेज। एवरेज ऑफ एनी फंक्शन बताओ कैसे निकालते हैं, मैथ्स में पढ़ाया गया है। अगर कोई फंक्शन है, मान लो एफ ऑफ एक्स है या एफ ऑफ टी है, तो इसका एवरेज कैसे निकलता है, बोलो। एफ डी टी अपॉन dt मतलब f into dt upon dt. So इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विथ ये सर हाँ रेस्पेक्ट टू समझ टाइम, है ना, और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dt। तो किसी भी फंक्शन का एवरेज हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। तो हम लोग निकालने वाले हैं पहला एवरेज करंट। ठीक है, फर्स्ट इज एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है, तो आई एवरेज कितना हो जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी, इस तरीके से लिखेंगे। या फिर आई एवरेज हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू होता है डी क्यू बाई डी टी ना, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज़। और Yes, sir. आई इंस्टेंटेनियस जो होता है वो क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, इक्विवेलेंट बराबर। तो अभी हम लोग यही चीज़ यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज करंट निकालना है। इसके लिए फाइंड एवरेज करंट और आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये फंक्शन है हमारे पास करंट का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसका एवरेज करंट कितना होगा ये निकाल, सॉल्व करके बताओ जल्दी से। अच्छा, एवरेज किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए निकाला जाता है ना। तो मैं इसको बोलता हूँ फाइंड एवरेज करंट फॉर ये सिंगल टाइम पीरियड 0 से t के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग, जैसे आई एवरेज है इसको निकालना है। अच्छा, इसको मीन करंट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आई एवरेज और मीन एक ही चीज़ है। इंटीग्रेशन आई विच इज आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी, 0 से t तक इसका Zero आ रहा है इंटीग्रेशन। हाँ बिल्कुल। और आई नॉट को बाहर निकाल लो, नीचे वाले का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और ये बचेगा इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से t तक जाएगा। तो ये आई नॉट डिवाइड बाई टी आएगा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, कॉस cos माइनस या प्लस, प्लस प्लस
कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? माइनस तो साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस तो माइनस साइन माइनस आएगा ना, 0 से लेकर के t तक गया। ओके, अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। माइनस साइन को भी मैंने बाहर निकाल लिया, डिवाइड बाई टी, और कॉस ओमेगा 2 पाई बाय, अच्छा ओमेगा भी आ जाएगा एक, क्योंकि 1/ओमेगा नीचे आएगा, ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आना है आंसर को। तो ये आ जाएगा तुम्हारा टाइम, टाइम कितना लिया? कैपिटल टी, और माइनस ऑफ कॉस, ये हो जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस 2 पाई विच इज ऑल्सो 1, तो आंसर कितना आ गया? 0। तो आई एवरेज एक टाइम पीरियड के लिए क्या निकल के आ रहा है? 0 आ रहा है। अब बात समझना यहाँ से, क्योंकि एक टाइम पीरियड के लिए 0 आया है, तो तुम अगर बिजली को 1 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे तक कितना भी यूज़ करो, उसका आई एवरेज क्या ही निकल के आना है? 0 निकल के आना है। 0 तो हम लोग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि आई एवरेज ले लेंगे, इंटू आर कर लेंगे, पावर निकल जाएगा, कितना बिजली खपत करा वो निकल जाएगा। लेकिन अब पंगा हो गया, यहाँ पे आई एवरेज ही 0 आ रहा है, तो गलत हो गया। इस तरीके से हम लोग फिर पावर नहीं निकालते हैं, हम लोग फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं। और अगर मैं इसको 0 से लेकर के t/2 तक के लिए इंटीग्रेट करता तो हमारा आंसर कितना आता? तो हमारा आंसर कितना आता? वही चीज़ आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा टी माइनस साइन, और अंदर टाइम कितना लगता? t/2, और माइनस ऑफ कॉस 0, ये तो आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा? पाई, कॉस पाई कितना होता है? -1, -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2I0 डिवाइडेड बाय ओमेगा टी, ओमेगा टी का वैल्यू कितना होगा? 2 पाई/टी, टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, I0 पाई है ना? तो इधर से कितना आ जाएगा I0 भैया? पाई आएगा 2I0/2 और इधर नीचे टाइम तो t/2 होगा ना, वो तो मैंने t लिख दिया था बराबर। इंटीग्रेशन क्योंकि अब 0 से t/2 तक जाएगा, तो यहाँ पे जो t लिखा था वो क्यों लिखा था? क्योंकि 0 से t तक इंटीग्रेशन था, बराबर। और टाइम टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ। और ये कितना हो जाएगा? 2I0/पाई। So this will be the I average for 0 से पाई t/2 0 से t/2 के लिए, और 0 से t के लिए I average 0। 0 ठीक है, याद रखेंगे, डायरेक्ट रिलेशन है ये। तो किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो तो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में फंक्शन दे रखेगा कि बताओ अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 2t² + 1 है, तो बताओ इसका एवरेज करंट कितना होगा? फाइंड आई एवरेज फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड के लिए, ऐसे पूछ लेगा। तो सिंपल है ना, आई एवरेज कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन 2t² + 1 dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt, और इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक जाएगा, और इसको सिंपल सा इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा 2t³ / 3 प्लस ऑफ t, और लिमिट 1 से 2, और ये 1/1 हो जाएगा, नीचे वाला ये तो 1 होगा। अब इसका वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, डेट इज मीन करंट देख लिया। अब क्या देखना है? रूट मीन, याद आ रहा है क्या? हाँ हाँ किस जगह पे यूज किए थे बताओ? RMS और एक मिनट, रूट मीन लिखने में थर्मोडायनामिक्स मीन, मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर करेंगे मीन स्क्वायर पहले ये आएगा, फिर रूट मीन स्क्वायर आएगा। तो ये है हमारा मीन स्क्वायर करंट। थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, एक मीन निकालते हैं, फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालते हैं ना, वो VRMS होता है।
उसी तरीके से यहाँ पे पहले मीन स्क्वायर निकालेंगे, फिर रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे। सो ये कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। मीन स्क्वायर को इस तरीके से लिखा जाता है, बराबर है क्या? और ये कैसे आएगा? इंटीग्रेशन आई नॉट का स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी, ये इसका फॉर्मूला है। तो एक क्वेश्चन कर लेंगे इस पर हम लोग। क्वेश्चन ये है कि अगर i इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो इसका फाइंड मीन स्क्वायर करंट, मीन स्क्वायर करंट फ्रॉम 0 से लेकर के टी तक। ठीक है, सॉल्व करो इसको। इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर टी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी 0 से टी तक। चलो सॉल्व करो इसको। तो चलो इसको करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है काफ़ी अच्छा है, ये सब तुम लोग को स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया होगा। तो पहले तो जो जो है उसको बाहर निकाल लो, आई नॉट स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और कैपिटल टी नीचे आ जाएगा, नीचे इंटीग्रेशन करके डाल दिया, और इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बचेगा, 0 से टी तक जाएगा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो उसके लिए मुझे कॉस के पास जाना पड़ेगा। तो कॉस 2 थीटा क्या होता है हमारा, पता है क्या? 1 minus 2 sin square theta। है ना? तो इधर से मैं साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा मेरा कितना आ जाएगा, बट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 1 minus डिवाइडेड बाई 2। 2 हाँ। इसका वैल्यू पुट कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन 1/2 माइनस ऑफ 1/2 साइन ओमेगा टी है, टीटा के जगह पे, है ना? तो कॉस 2 ओमेगा टी और डी टी, समझ में आ रहा है ना? अब इसका हाँ, इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय टी, और 1/2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t/2। ठीक है, माइनस 1/2 एज इट इज रहेगा। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, साइन 2 ओमेगा टी, लेकिन साइन को तुम डिफ्रेंशिएट करो तो ये चीज़ मिलेगा, लेकिन साथ में 2 ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में होगा, इसका मतलब 2 ओमेगा से मुझे एक डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका लिमिट पुट कर दो 0 से लेकर के टी तक, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय टी, और ये हो जाएगा t/2 माइनस ऑफ, पहले टी पुट कर रहा हूँ मैं पूरे में, 1/4 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा कितना, 2 पाई बाय टी, और टाइम कितना, कैपिटल टी, ये आया। अब 0 पुट कर लेना है, तो 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और आई थिंक साइन का वैल्यू 0 पुट करने पे 0 हो ही जाता है, हमें पता है। 0 ही होता है। अब ये कितना हो जाएगा, टी टी कैंसिल आउट, 4 पाई, तो साइन 4 पाई कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। 0 तो बताओ कितना आ गया, ये टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से, तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आने वाला है। सो दिस इज मीन स्क्वायर करंट, ये आएगा हमारा रिजल्ट, मीन स्क्वायर करंट। तो इस तरीके से और भी फंक्शन वगैरह गिवन है होंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे आई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका मीन स्क्वायर करंट निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू को याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज रूट मीन स्क्वायर करंट। सर टाइम खत्म नहीं हो रहा। मीन स्क्वायर करंट कितना मिनट बचा है? सर बंद नहीं होगा सर, मुझे लग रहा है ये अभी तक तो नहीं हुआ। चलो देख ही लेते हैं।
रूट मीन स्क्वायर करंट। और सर एक लेक्चर में नहीं होता, मतलब दूसरे लेक्चर में। तो इधर क्या आ जाएगा, ये आर एम एस लिखा है ना। एस फॉर स्क्वायर, एम फॉर मीन एंड आर फॉर रूट। तो सबसे पहले जो भी चीज़ लिखा हुआ है इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद उसका मीन लेना है, मीन लेने के बाद फिर उसका रूट लेना है। तो ये हमारा आई आर एम एस बनता है। तो आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई आर एम एस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी, और इस पूरे का रूट जाएगा अंदर में, रूट अंडर ऑफ दिस थिंग। समझ में आया क्या? हाँ सर। और ये तुम्हें चीज़ तो पढ़ाया गया होगा। तो आई आर एम एस को ऐसे लिखा जाएगा, आई आर एम एस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अंदर वाला जो टर्म है वो यही तो लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, तो जैसे अब एग्जांपल में देखें, ये पूछा जाएगा कि अगर i इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी गिवन है, तो बोला गया फाइंड आई आर एम एस फॉर टी इज इक्वल्स टू 0 टू टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। कितना आएगा आई आर एम एस बताओ। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो किस तरीके से लिखना होगा, मैं इधर लिखता हूँ पहले, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम 0 से टी, 0 टू टी, और इसका पूरा का पूरा रूट अंडर। तो ये मुझे करना पड़ेगा। ऊपर अगर हम लोग देखें तो ऊपर में आधा काम हम लोगों ने पहले ही कर लिया है ना। ये जो इंटीग्रेशन निकाला था, ये इंटीग्रेशन हाँ सर। पहले ही निकाला हुआ था, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो वैल्यू पुट कर लो, रूट अंडर ऑफ आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आई आर एम एस कितना आ जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट 2। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो कि हमें याद रखना है। तो अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है या फिर ईएमएफ है ना, v इज इक्वल्स टू v मिलेगा, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी गिवन है, और 0 से t टाइम पीरियड के लिए आई आर एम एस सॉरी वी आर एम एस कितना होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वी नॉट बाय रूट 2। तो हमें ये याद रखना है दोनों वैल्यूज, इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम होता है। ठीक है क्या? अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो इधर से हम लोगों ने आरएमएस देख लिया। अच्छा, आरएमएस किस लिए निकाला? आरएमएस इसलिए हम लोगों ने निकाला क्योंकि हमें पावर में इसका यूज होता है। पावर में एवरेज तो निकाला, कोई किसी काम का नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आरएमएस का यूज करेंगे पावर में। और कैसे यूज करते हैं हम लोग, सबसे लास्ट में जाकर के पावर देखते हैं, तो उस जगह पे तुम्हें पता चल जाएगा। अब एसी सप्लाई के बारे में बात करते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि एसी सप्लाई क्या है। जो इंडिया में एसी सप्लाई होता है, इंडिया में जो एसी सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का सप्लाई होता है। समझ में आ रहा है क्या? और दूसरी जगह पे, जैसे अगर मैं यूएस वगैरह पे अगर बात करूं, तो 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई होता है, बराबर। तो ये स्टैंडर्ड है, अगर कोई भी चीज़ हम लोग इंडिया में यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर रेटेड होगा। चाहे तो तुम अपना चार्जर निकाल लो, और चार्जर में देखना हाँ सर। लिखा हुआ होगा इस जगह पे 220 हाँ। वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। सर इंडिया में भी कम ज़्यादा रहता है ऐसा। क्या फ्लक्चुएशन देखो होते इंडिया में रहता है, ज़्यादा। तो ये फ्लक्चुएटिंग भी फ्रिक्वेंसी हो सकता है,
मैं बस अभी समझाने का बात कर रहा हूँ कि ये 50 हर्ट्ज क्या है, 220 वोल्ट क्या है इंडिया में, इसका क्या मतलब है। बराबर, ये 220 वोल्ट भी फ्लक्चुएट करता है, ज़रूरी नहीं कि 220 वोल्ट कांस्टेंट रहे, वो अप डाउन भी कभी कभी होते जाता है। रेंज तुम्हारे इसके चार्जर ऊपर में भी ऐसा सर? क्या वो, हाँ ऊपर भी जाता है, 240 भी चला जाता है। ठीक है, तो ये जो 220 वोल्ट सप्लाई दिया गया है, ये 220 वोल्ट सप्लाई क्या है, ये मैक्सिमम है या आरएमएस सप्लाई है, क्या सप्लाई है, कौन सा सप्लाई है? आरएमएस। हम लोगों ने देखा अभी V इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट साइन नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी। इसका मतलब पोटेंशियल हाँ डिफरेंस सर। ऑलवेज वेरी कर रहा है। तो एक अगर दिया गया है तो या तो V नॉट हो सकता है या फिर V आर एम एस हो सकता है। हाँ तो ये जो हम लोग 220 वोल्ट रीडिंग लेते हैं वो कौन सा है, VRMS। ये वी आर एम एस होता है। ठीक है, ये वी आर एम एस हम लोग को गिवन होता है। इसका मतलब मैक्सिमम जो करंट है, सॉरी मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर मैक्सिमम जो करंट होता है वो इससे भी ज़्यादा होगा, और वो कितना होगा, मैक्सिमम √2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस, हम्म, है ना। मतलब तुम्हारा पीक, इसे पीक करंट बोला जाता है, पीक वोल्टेज बोला जाता है। मैक्सिमम बोलो या फिर पीक बोलो। अब इस 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है, इस 50 हर्ट्ज के बारे में समझते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन पर सेकेंड, हम्म, ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या फिर पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ड्रॉ करूंगा तो कुछ कर्व ऐसा आएगा और कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड टी है और इस जगह पे t/2 है और इस जगह पे 0 है। वन ऑसिलेशन क्या है, ये जो चीज हुआ इसे क्या हम लोग वन ऑसिलेशन बोल सकते हैं? अरे हाँ या ना। अगर हाँ। कोई एक पेंडुलम है तो ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तब वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है ना। एसएचएम में तो ऐसे ही हाँ बोलता है सर, ना, हाँ वन हाँ हाँ, ऑसिलेशन। यस। हाँ सर। तो ये क्या है, हमारा वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, 50। इसका मतलब ये जो 50। लूप बनेगा 50 बार बनेगा। एक लूप में कितने हम्म, बार करंट जीरो हो रहा है, एक और दो बार एक। करंट जीरो हो रहा है ना। मेरी बात हम्म, समझ में आई क्या? हाँ एक सर। हाँ एक सर। ऑसिलेशन में जो करंट का वैल्यू है वो दो बार जीरो हो रहा है। इसका मतलब वन हाँ, सेकंड में करंट कितनी बार जीरो हुआ, एक सेकंड में कितना बार करंट जीरो हुआ। अरे 10th के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। 50 हर्ज है मतलब 50 ऑसिलेशन पर सेकंड है ना, हाँ, 50 ऑसिलेशन पर सेकंड है। एक सेकंड में दो बार, 100 बार। 100 बार, हम्म, 100 टाइम्स क्या हुआ, करंट जीरो हुआ। तो जो हम लोग घर में बिजली यूज करते हैं उसमें करंट जो है 100 बार जीरो होता है एक सेकंड में। मतलब कि तुमने अगर कोई बल्ब यूज किया, जैसे ये फिलामेंट वगैरह लगा हुआ है और ये एसी सप्लाई दिया, तो एक सेकंड में ये जो बल्ब है 100 बार ऑफ हो रहा होगा, हाँ या नहीं? समझ हाँ, गई। मेरी बात नहीं समझ में आई क्या? 100 टाइम्स तुम्हारा करंट जीरो हुआ ना, तो 100 टाइम्स करंट जीरो होने का मतलब क्या है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, मतलब बल्ब क्या हो गया, बुझ गया ना, ऑफ के 100 कंडीशन में बार रहेगा। बंद हो गया। हाँ, हाँ, 100 बार बंद हो गया। हाँ 100 बार बंद हुआ और 100 बार जला भी। लेकिन जल्दी। हमें कभी भी दिखता नहीं है कि हाँ ये ऑफ के कंडीशन में है। और ये चल रही है। हाँ, ये वही केस हो गया, बचपन में तुमने एक एक्सपेरिमेंट करा होगा, एक कार्डबोर्ड लिया होगा और इस तरफ बनाया होगा तोता, है ना, और पीछे साइड बैक साइड बनाया होगा पिंजरा, याद है क्या, केज बनाते हैं हम लोग, और फिर इसको इस तरीके से यस रोटेट सर। कराते हैं तो ये पिंजरा केज के अंदर नजर आता है ना। पैरोट जो है, ये तोता जो है वो इसके अंदर नजर आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग की जो कैपेबिलिटी है ह्यूमन आई की देखने की, वो बहुत ही कम है। बराबर, ज़्यादा फ्रेम्स को हम लोग एक सेकंड में नहीं देख सकते हैं, 10 फ्रेम आई थिंक है। तो जब हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं उसमें क्या होता है, रील को काफ़ी फास्ट में
खींचा जाता है। तुम लोग भी अब कितना डिटेल्स में बताऊं, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हाँ यस सर समझ। है ना, 100 टाइम्स ऑफ हो रहा है, इसका मतलब कि वो करंट 100 टाइम्स जीरो हो रहा है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है। और तुम इस चीज़ को कहो तो देख भी सकते हो, अपना मोबाइल का कैमरा खोलना, और उसमें एक प्रो मोड करके होगा आई थिंक, या फिर कहीं पे शटर हाँ स्पीड होगा, शटर स्पीड। हाँ सर। अगर कोई हाँ यस सर। फोटोग्राफी वगैरह करता हो, इंटरेस्टेड हो, उसे पता होगा शटर स्पीड क्या होता है। और शटर स्पीड में अगर तुम नीचे 1/30 होता है, और इसको बढ़ाते जाओ 1/100 कर दो, तो थोड़ा सा फ्लिकरिंग होगा। हम्म। फ्लिकरिंग मतलब क्या होता है, कभी जलेगा कभी बुझेगा, काइंड ऑफ बहुत ऑन बढ़िया। ऑफ सिचुएशन होते जाएगा। अगर तुम इसको और ज़्यादा बढ़ा लोगे, 1/, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा तुम्हारा मोबाइल में, 1/200 कर लो, तुम्हें अच्छे तरीके से फ्लिकरिंग दिखेगा, लगेगा कि हाँ सही में ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है। अच्छा, 1/200 का मतलब क्या हुआ, शटर स्पीड होता है वो 1 सेकंड में 200 बार क्लोज हो रहा है, हम्म। ठीक है। वाह। तो हाँ मतलब 1 सेकंड का 200 पार्ट, 1 सेकंड का 200 पार्ट, काइंड ऑफ ऐसा समझ लो। तो तुम अपने मोबाइल कैमरा में वीडियो, ये वो मत करना, कैमरा से कैप्चर नहीं हो पाएगा। वीडियो मोड में जा करके इस चीज़ को देखना, तो तुम्हें अच्छे हाँ तरीके से दिखेगा कि फ्लिकर कर रहा है, कंटिन्यूस लाइट नहीं दिखेगा, कभी ऑन ऑफ होते हुए थोड़ा थोड़ा दिखेगा। चलो, तो ये चीज़ मैंने तुम लोग को हर एक चीज़ बता दिया जितना बताना था। अब हम लोग वापस से थ्योरी वाले पार्ट पे आते हैं, और इट इज़ करंट सर्किट थ्योरी। सर, ये हर बल्ब में होता है? डिपेंड करता है कि बल्ब कैसा है, एलईडी बल्ब में? कोई कोई कंटिन्यूस भी हो सकता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है। तो उसमें हाँ है ना, सिस्टम किस तरीके से इनोग्रेट किया गया, और अंदर कैपेसिटर वगैरह भी लगा दिया जाता है। तो कैपेसिटर क्या है, कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई करता है, क्योंकि बीच में जो ऑफ हाँ। हुआ है उसको भी कंपनसेट कर देता उसको है। भी चालू करेगा? हाँ, उस समय वो कैपेसिटर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर्किट थ्योरी में क्या है हमारा, इसमें हम लोग अब 3 तरह के पार्ट, मतलब कि लोड देखेंगे। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, कौन कौन से लोड्स होंगे, एक रेजिस्टेंस होगा, दूसरा होगा कैपेसिटर, और तीसरा होगा इंडक्टर। रजिस्टर को R से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर को C से, इंडक्टर को L से। तो पहले क्या करेंगे, AC सोर्स को रजिस्टर से कनेक्ट करके देखेंगे, दूसरी बार कैपेसिटर से कनेक्ट करके देखेंगे, तीसरी बार इंडक्टर से कनेक्ट करके देखेंगे। और हर एक केस में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे करंट या फिर पोटेंशियल किस तरीके से वेरी कर रहा है, फिर चेंज कर रहा है। और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर इन दोनों का, और फिर ये सभी का कॉम्बिनेशन एक साथ देखेंगे। तो हमारा ऐसा काम होने वाला है। तो पहले प्योरली रजिस्टिव सर्किट देखते हैं, काफ़ी आसान है ये। प्योरली रजिस्टिव सर्किट, प्योरली रजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, सिर्फ रजिस्टेंस लगा रहेगा। तो मेरे पास एक रजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है, और मैंने इसको एक AC सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, ऐसा। और ये जो AC सोर्स है उसका पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन इट इज V नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा उसमें करंट फ्लो करेगा, तो मुझे ये निकालना है कि करंट किस तरह के फंक्शन का होगा, है ना, फेज डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, वो सब भी हमें देखना है। तो अब इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा सोर्स के अक्रॉस होगा। तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R, फॉर्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। एंड V क्या है हमारा, V नॉट साइन ओमेगा टी
and I into R. So current will be equals to V naught by R sin ओमेगा टी. सो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी. सो हमने स्टार्ट किया था V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से, और हमें जो करंट मिला I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी मिला. काफ़ी सिंपल है, और तुम्हें अभी थोड़ा लग रहा होगा कि ये क्या हुआ है, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा जब हम लोग कैपेसिटिव सर्किट पढ़ेंगे. तो पोटेंशियल और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है या नहीं है? फेज डिफरेंस समझ में आता है ना? हाँ यस यहाँ पे मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड i इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो यहाँ पे जो फेज लिखा है और इस जगह पे जो फेज लिखा है, इन दोनों फंक्शन में उन दोनों का डिफरेंस जब हम लोग लेते हैं तो फेज डिफरेंस मिलता है, और वो फेज डिफरेंस कितना है, 0 है. बराबर. हाँ सर. तो जो फेज हमारा सोर्स का है, ये क्या है, सोर्स का फेज, वही फेज हमारा करंट का भी है, या फिर जो लोड का है वही हमारा इसका भी है. लोड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो रहा है, आई नॉट इंटू आर के बराबर है ना, और ये कितना है, आई नॉट के बराबर है. मेरी बात समझ में आई क्या? तो इसमें हम लोग क्या हाँ क्या सर. फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं. पहला चीज़ मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, डेट वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर, where V naught and I naught are peak potential difference and the current, peak current. दूसरा ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर, और ये जो वी नॉट और वी आर एम एस निकल रहा है किसके क्रॉस है, रेजिस्टेंस के क्रॉस, Yes. क्रॉस रेजिस्टेंस में ऐसा लिख सकता हूँ. ये चीज़ हो जाएगा. और किसी भी टाइम t पे हम लोग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं, डेट v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू i एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इनटू r. ये तीनों इक्वेशन वैलिड है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट फेज डिफरेंस between potential difference and current is 0, or in other word both potential difference and current are in same phase. तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ तुम लोग को, और उसे तुम लोग को याद रखना है. इसे पॉइंट को याद रखना है. वी आर एम एस ये होता है, ये तुम्हें याद रखना है, ये फेजर डायग्राम कहलाता है हमारा, इसे याद रखना है. चलो तो मैं इसका ग्राफ बता देता हूँ, बहुत ही जो सिंपल है. अगर v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखेंगे तो इस टाइप का है, और i एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखेंगे तो वो भी इसी टाइप का है, जैसे कि. अब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट देखते हैं हम लोग. प्योरली कैपेसिटिव सर्किट मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है. लेट से कि एक कैपेसिटर को यूज़ किया गया जिसका कैपेसिटेंस C है और रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, और एक सोर्स लिया गया, ठीक है. तो इसमें जो पोटेंशियल है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें करंट फ्लो करेगा I, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो मैं V
सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बराबर। अच्छा, ऊपर जो वी लोड लिखा था, वी एल, वो लोड था, और लोड यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, तो वी आर कर लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एल से इंडक्टर भी होता है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे निकालें, बोलो, कैसे निकलेगा? Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है। तो इस कैपेसिटर प्लेट पे जो चार्ज होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, Q बाई सी, है ना, बाई सी। हाँ Q सर, बाई सी। KVL। तो क्या करें, बोलो? मैं इसको पहले पुट कर VS लेता हूँ, माइनस KC। एक मिनट, पहले वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। V तो हमें पता है ना, दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट हम लोग कैसे लिखते हैं, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये जो Q हमें मिला, इसको डिफरेंशिएट कर लो टाइम के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा सी वी नॉट साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और ओमेगा बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। डी क्यू बाई डी टी। तो इसको थोड़ा अरेंज करके मैं लिखता हूँ, पी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी एज इट इज, और फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/ओमेगा सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई/2। हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ सर। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं हम लोग। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बताना पड़ेगा। इस जगह पे 1/ओमेगा सी जो है, उसको हम लोग एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, दिस इज एक्सी। 1/ओमेगा सी, और तुम्हें इसे याद रखना है, दिस इज एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस भी बोल सकते हैं, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब इस एक्सी का यूनिट क्या है, बोलो? सर ओम। हेलो सर। हेलो, हाँ सर। हाँ बोलो, क्या हो जाएगा इसका फिर? ओम। ओम। ओम हो जाएगा, है ना। तुम इस जगह से चाहो तो यूनिट को वेरीफाई कर सकते हो, ये वाला जो वैल्यू हमने लिखा है, वी नॉट डिवाइड बाई 1/ओमेगा से। तो नीचे जब तक आर नहीं होगा तब तक करंट का यूनिट ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है, 1/ओमेगा से क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है, इसीलिए इसको कैपेसिटिव रेजिस्टेंस बोला गया। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, बराबर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। तो हमें पता चल गया कि आई को अब ऐसे भी लिखा जा सकता है, वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्सी क्या चीज़ है, आई नॉट, मैक्सिमम करंट या फिर पीक करंट। ठीक है। हाँ सर। तो ये हमारा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 आ गया, और इसमें
ये चीज़ है आई नॉट। आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्सी, और जिसको हम लोग और थोड़ा डिफरेंट वे में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, डेट वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्सी। ये v इज इक्वल्स टू आई आर के बराबर जैसा फॉर्मूला दिख रहा है ना, आया ना? ये v इज इक्वल्स टू हाँ आई आर जैसा ही फॉर्मूला हम लोग को दिख रहा है, तो उसी तरीके से तुम्हें याद करके रखना है। दूसरा चीज़ मुझे ये बताना था कि जो हमारा v था वो कैसा था, v नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये था सप्लाई और ये है लोड। तो सप्लाई और लोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस तुम लोग को दिख रहा है कितना है? π/2 का। π/2 π/2 का है। और कौन आगे है, कौन लीड कर रहा है? करेंट करंट। है ना? तो इसको सेंटेंस करंट में ऐसे लिखा जाएगा कि करंट लीड्स पोटेंशियल डिफरेंस बाय π/2, ठीक है? या फिर पोटेंशियल डिफरेंस लैग्स बिहाइंड बाय π/2 विथ करंट, बराबर। दोनों में से कोई भी सेंटेंस ऑप्शन में दिया जा सकता है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊंगा, फेजर डायग्राम में लेट से मैंने v इस डायरेक्शन में डिनोट कर लिया, तो π/2 अहेड होना चाहिए, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। या फिर इस पूरे एक्सिस को रोटेट कर लो फेजर डायग्राम बनाने के लिए, इस पूरे एक्सिस को अगर मैंने रोटेट कर लिया तो करंट इधर हो जाएगा और जो v होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है? इसको इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। CCV, CCV क्या होता है? कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से, ठीक है? कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से। इस तरीके से तुम्हें इसको याद करके रखना है, और ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लो। यही वाला डायग्राम याद रखना है, ये वाला कम ही यूज़ होगा, यूज़ नहीं होगा। इनफैक्ट हम लोग ऑलवेज करंट को क्या करते हैं, न्यूट्रल मतलब कि ज़ीरो फेज पे रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के केस में जो है वो π/2 से नीचे आ गया। अब इसमें हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं? पहला चीज़, v नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्स आर, XC, ये अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ सर। दूसरा, VRMS इज इक्वल्स टू IRMS इंटू XC, अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तीसरा, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इंटू XC, अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ सर। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यही तो बात है। तुम्हें IT पता है, तुम पुट कर लो, देखो सेम फेज में आ जाएगा। फिर अगर तुमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तो V एंड I विल बी इन द सेम फेज, जो कि हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी तुमने बताया कि इन दोनों इन सभी के बीच कितने का फेज डिफरेंस है, अच्छा π/2 हाँ, का। π/2 है। तो सेम फेज में कैसे आ सकता है? तो इसीलिए हम लोग इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये और ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। हम्म। तो तुम्हें क्या क्या याद रखना है, देखो मैं टिक कर लेता हूँ। तुम्हें पहला तो ये चीज़ तो याद रहेगा ही रहेगा, यूज होता है। एक ये चीज़,
ये चीज़ याद रखना है तुम्हें, ये वाला चीज़ याद रखना है, ये वाला, बस इतना सही चीज़ है याद रखने के लिए, ज़्यादा तो है नहीं। अगर तुम डेरिवेशन याद रख सकते हो तो वेल है ना, तुमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अगर कभी भूल गया तो। नेक्स्ट हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट में लिख दूँ कि इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट current leads voltage by pi by 2। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का, तो v हम लोगों ने साइन वाला एज्यूम किया था और हमें करंट कैसा मिला, पास वाला मिला। मतलब जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम है उस समय करंट क्या है, जीरो है। ये बात समझ में आई क्या? जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम है, डेट इज t/4 टाइम है ना, t/4 टाइम पे करंट क्या है, जीरो। हाँ, लेकिन रेजिस्टेंस में क्या था, दोनों सेम था, वोल्टेज भी मैक्सिमम सेम करंट भी मैक्सिमम। मैक्सिमम। चलो नेक्स्ट प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो इसमें मैंने क्या किया, एक इंडक्टर लिया और इस इंडक्टर को मैंने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इंडक्टर एल ले रहा हूँ, और इसमें जो करंट था वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कुछ इस तरीके से गिवन था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हालांकि वोल्टेज भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग करंट से डिराइव करेंगे और अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज भी तो वोल्टेज से भी डिराइव कर सकते हैं। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कुछ इस तरीके से गिवन है। इसमें फेज हम लोग हमेशा जीरो ही अज्यूम करते हैं, ताकि एंड में जब हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी करें, कुछ भी करें, फाइनल जो हमें निकलेगा वो उसमें कुछ फेज आएगा, तो मैं फेज डिफरेंस आराम से कैलकुलेट कर पाऊँ। चलो इंडक्टर के लिए बताओ क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई एल डी आई बाई डी टी यूज करते हैं। तो करंट तो मुझे गिवन है, उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो, हमें मिल जाएगा, हो जाएगा एल। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ मैं, इतना हो जाएगा आई नॉट ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, हो जाएगा वी एल। और इधर से आई नॉट इंटू ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी बन रहा है। अब इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, दैट इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बताओ क्या करना है इसमें अब मुझे, कुछ चीज़ें तो तुम्हें दिख गया होगा। हाँ सर। करंट और पोटेंशियल में कितने का फेज डिफरेंस है, करंट और पोटेंशियल में कितने का फेज डिफरेंस है, 5/2 का। पाई बाई 2। और कौन लीड कर रहा है,
पोटेंशियल potential, पोटेंशियल लीड कर रहा है। तो कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट current, करंट लीड करता है। और इंडक्टर में कौन लीड करता है? वोल्टेज वोल्टेज, पोटेंशियल पोटेंशियल। ठीक है, वो याद रखना, अल्टरनेट होता है, कंफ्यूज मत होना। हाँ, अब दूसरा चीज, ओमेगा एल को हम लोग इस जगह पे डिनोट करते हैं एक्स एल से, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, नहीं सॉरी, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, है ना। हाँ, और फिर से इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम, जो हम जानते हैं। तो अगर मैं इसका वैल्यू इस जगह पे पुट कर लूँ तो वी एल आएगा, वी एल इज इक्वल्स टू एक्स एल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें मैं क्या क्या फॉर्मूलेज यूज़ कर सकता हूँ उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। पहला, वी नॉट इज इक्वल्स टू, ये क्या चीज़ है हमारा? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ऐसे ही करके तो लिखेंगे इसको हम लोग। तो हम लोग इसमें फॉर्मूले क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? पहला जो यूज़ किया जा सकता है डेट इज वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्सएल, यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल, यूज़ कर सकते हैं इसे भी। और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो v as a function of time is equals to I as a function of time into xl, इसे यूज कर सकते हैं क्या इसको? नो सर इसको यूज नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस पाई बाई टू है। नोट में लिख लेते हैं अपन लोग कि इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्ट कौन लीड करता है इसमें? पोटेंशियल, है ना। लीड्स करंट बाय पाई बाई टू। पाई बाई टू से लीड कर रहा है। अब इसका मैं फेजर डायग्राम बना देता हूँ। तो अगर मैं करंट को ज़ीरो पे रिप्रेजेंट करूँ, करंट को हम लोग हमेशा ज़्यादातर टाइम ज़ीरो पे रेफरेंस लेकर के यूज़ करते हैं। तो करंट अगर हमारा ज़ीरो पे है तो करंट से पाई बाई टू के फेज डिफरेंस पे पोटेंशियल होगा, और वो भी लीड कर रहा है ये इंडक्टर के। तो इस फेजर डायग्राम को हमें याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और तो ये इंडक्टिव सर्किट हो गया। और ओमेगा एल का भी इसमें हम लोग ओम रखते हैं, है ना, यूनिट। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग और अच्छे तरीके से आइडिया आएगा, समझ में आएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो फेज डिफरेंस वगैरह हम लोग लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इसका रीज़न क्या है और इसका यूज़ कैसे आ सकता है। पहले फेज डिफरेंस का ही हम लोग समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक रजिस्टिव सर्किट है और एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट दिया है और एक
इंडक्टिव सर्किट दिया हुआ है प्योरली। एल सी और ये आर, और इस जगह पे वी दे रखा है, इट इज़ वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इस जगह पे भी सेम दे रखा है। तो पूछा गया कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। मेरी बात समझ में आई क्या? वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, तो जितना फेज इसका होगा वोल्टेज का यहाँ पे, उतना ही एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं होता है। इस जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब बताओ कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट। करंट लीड करता है। तो इसका फेजर डायग्राम तुम याद करो, कैपेसिटर में अगर करंट लीड करता है तो करंट इस तरफ होगा और पोटेंशियल इस तरफ होगा। तो जो भी पोटेंशियल का फंक्शन गिवन है उसमें तुम्हें क्या करना चाहिए, पाई बाय 2 ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें तो पोटेंशियल गिवन है ना। नहीं समझ में आई मेरी बात? समझे सर। पोटेंशियल कितने रेफरेंस पे, 0 पे है। कुछ इस तरीके से फेज देखो, पोटेंशियल का फेज कितना है, इसका फाई 1 बोल लेता हूँ, दिस इज फाई 1। फाई 1 का फेज कितना है, ओमेगा टी है सिर्फ, और यहाँ पे है फाई 2। तो फाई 2 का फेज कितना होना चाहिए, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। प्लस पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि करंट का फेज लीड करना चाहिए पाई बाय 2 से, बराबर है क्या? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस पाई बाय 2। तो अब देखो फेज डिफरेंस लेकर के देखो, फाई 2 माइनस ऑफ फाई 1, देखो प्लस में पाई बाय 2 आएगा, है ना। तो ध्यान हमेशा ये रखना है कि अगर मुझे कभी भी कैपेसिटिव सर्किट मिले और पोटेंशियल गिवन हो तो मुझे क्या कर लेना है, उसके फेज में पाई बाय 2 ऐड करना है। या फिर फेजर डायग्राम देख लेना, फेजर डायग्राम में तुम्हें V दिया हुआ है, तो V से तुम्हें क्या निकालना है, I। V से निकालना है I। जो भी चीज़ गिवन है तुम्हें I तक पहुंचने के लिए पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर I गिवन है और I से V निकालना है तो पाई बाय 2 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? अब थर्ड वाले केस में बताओ कितना हो जाएगा फिर। इंडक्टर में कौन लीड करता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल बताओ करंट कितना होगा। तुम्हें ये V गिवन है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 सर। माइनस पाई बाय 2 है ना। तुम्हें V गिवन है, V से तुम्हें I जाना है, तो नीचे गया ना मैं, माइनस पाई बाय 2। मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो काइंड ऑफ सब्ट्रैक्ट करना होगा, और इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना होगा। या ऐसे याद कर लो सर, अगर तुमने ऐसे जब में पढ़ा है तो तुम्हें सब समझ में आ रहा हो। अब आई नॉट की वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू कितना होगा, वी नॉट बाय आर होगा, क्योंकि आर गिवन है ना और वी नॉट गिवन है। और इस जगह पे आई नॉट कितना होगा, वी नॉट बाय एक्स सी। और इस जगह पे आई नॉट कितना होगा, V नॉट बाय x। है ना। तो अब तुम्हें लगभग समझ में आ गया। अब मैं इस पे एक और क्वेश्चन करा लेता हूँ, अच्छे तरीके से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसमें करंट गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 3, और तुम्हें B निकालना है। और दूसरा दिया हुआ है कैपेसिटर
कैपेसिटर में पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, डेट इज वी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 6। चलो निकालो, इसमें करंट निकालना है तुम्हें। बताओ फर्स्ट वाला कितना आया? V naught sin omega t plus pi by 6. तो इंडक्टर जो है हमारा, इंडक्टर में कौन लीड करेगा? पोटेंशियल। Potential. और ये हमारा करंट। तुम्हें गिवन क्या है? करंट गिवन है। तो करंट जो भी फेज है उसमें मुझे पाई बाय 2 ऐड कर लेना पड़ेगा, बराबर। तो इसको वी नॉट लिख लो और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 लिखना पड़ेगा। और वी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल। उसका वैल्यू इधर पुट कर लो, आई नॉट इंटू एक्सएल साइन ओमेगा टी, जितना भी होता है ये 90 और ये 60 चला जाएगा, 30 बच जाएगा, तो प्लस पाई बाय 6। दिस विल बी द बी। और इसमें कितना होगा करंट? V naught by xc cos omega t plus pi by. सबसे पहले मैं इस v को एक जनरल फॉर्म में चेंज करूंगा। v इज इक्वल्स टू वी नॉट, कॉस को कन्वर्ट करूंगा साइन में, तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2, प्लस 5/2। बराबर। तो ये हाँ है सर। हमारा v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज 30 और वो 90, तो 60 आ जाएगा, प्लस पाई बाय 3। अब मैं ये फेज पता चल गया। अब मैं करूँगा, कैपेसिटर में करंट लीड करता है और वोल्टेज इस तरफ है। मुझे क्या गिवन है? वोल्टेज। तो वोल्टेज से मुझे जाना है करंट की तरफ, तो ऐड करना पड़ेगा आपको। तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट, सॉरी वी नहीं, आई होगा, आई निकालना। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2, ये होगा। और आई नॉट का वैल्यू बी नॉट बाय एक्स सी लिखे। अब समझ में आया क्या? हाँ सर। 90 प्लस 60 5/2। 5 5 6, हाँ सर। ये आया आंसर। तो वही फेजर डायग्राम है, ऐसे चल में तुम लोग को पढ़ाया गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ऐसा है कि एक अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है, म्यूट कर लो। E इज इक्वल्स टू 200 रूट 2 साइन 100t, ठीक है। और इसको कनेक्ट किया गया है एक कैपेसिटर से, जिसका कैपेसिटेंस दिया गया 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो पूछा गया व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द अमीटर। बेसिकली तुम्हें करंट बताना है, फाइंड IRMS इन द सर्किट। जिस टाइप का सर्किट गिवन है और एक अमीटर लगाया गया है जो कि IRMS को कैलकुलेट करता है। तो मैं बता दूं, कुछ चीज़ें AC और DC के लिए अलग अलग होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। DC का इंस्ट्रूमेंट और AC का इंस्ट्रूमेंट अलग होता है। तो ये अमीटर ऐसा लगाया गया जो कि सिर्फ RMS को रीड करता है और एक सोर्स सप्लाई दिया गया। तो IRMS कितना होगा इस सर्किट में, वो तुम्हें निकालना है, फाइंड करो। I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लेना।
तो इसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से करेंगे। ये हमारा करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकालना है। तो देखो, अभी जस्ट हम लोगों ने जो ऊपर में काम किया था ना, उस तरीके से सोचो, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप काम करो। एक ही बार तुम चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाओगे, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये तुम्हें ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी गिवन है ना, इस तरीके से गिवन है ना ये चीज़। और तुम्हें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो हमें पता है कैपेसिटर में करंट लीड करता है, ये वी है हाँ और सर। ये करंट है। तो वोल्टेज दिया तो प्लस पाई बाई टू करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन नहीं नॉट ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। जो भी चीज़ लिखा है वो आई नॉट हो जाएगा। और ये साइन ओमेगा टी कितना है, 100t प्लस पाई बाई टू। अब आई नॉट का वैल्यू निकाल लो। आई नॉट क्या होता है हमारा, वी नॉट बाय एक्स एल। अब वी नॉट का वैल्यू कितना है हमारा, ये है वी नॉट विच इज 200√2 डिवाइडेड बाय एक्स एल का वैल्यू कैसे निकलता है, एक्स एल एक्स सी है ना, सॉरी, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/, ओमेगा सी। और WS ओमेगा कितना हो जाएगा, दिस इज 100, ये क्या है, ओमेगा ओमेगा। है ना। हाँ सर। तो कितना आता है, 100 इंटू 10⁻⁻6 माइनस विच इज इक्वल्स टू माइनस 10⁻⁻4 10 to the power -4. 4 ना, -4 क्यों हाँ होगा। सर 10⁻4 हो। हाँ, ये निकल गया। अब इसका वैल्यू इस जगह पे पुट कर लो, तो 10⁻⁴। और जब इसको हम लोग आई नॉट निकालेंगे तो आई नॉट कितना आ जाएगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू, सर और डिनोमिनेटर में √2 भी आएगा ना। मैं आई नॉट निकाल रहा हूँ मैक्सिमम, ठीक है। अब आई आर एम एस निकाल लेता हूँ, क्योंकि आई आर एम एस निकालना है अगर तुम्हें, तो आई आर एम एस इज वॉट, आई नॉट बाई √2, नॉट √2 हाँ है ना। सर। तो आई नॉट ये जो हमने निकाला है उसको √2 से डिवाइड कर लो। हम्म √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 10,000। 10,000 तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 0.05. 20 मिली एम्पियर, हाँ यस मिलियन पर यस। है ना, 20 हाँ मिली एम्पियर। और आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने इस जगह से निकाल ही लिया, बस आई नॉट का वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर हाँ। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो और क्वेश्चन को करेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट दिया गया है कुछ ऐसा, और ये एल है और ये करंट, और ये इस जगह पे तुम्हें ई दिया गया है, डेट इज 200√2 साइन ऑफ 50t, और एल का वैल्यू दिया गया है, डेट इज ले लेते हैं कुछ भी, 1/25। बेसिकली पूरा क्वेश्चन से इंडक्टिव है इसमें। ठीक है, तुम्हें पूछा गया आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड आई आर एम एस पूछा है। सॉल्व करो इसको जल्दी से। तो देखो, IRMS 100 चेक करते हैं इसमें। देखो, अब मुझे इंडक्टर दिया है तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में होगा, और जो बी होगा वो इधर होगा। हमें बी ऑलरेडी गिवन है, उससे मुझे क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई निकालने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा पाई/2। -5/2. तो ए इज सॉरी, डेट आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 50t माइनस ऑफ पाई/2। अब आई नॉट का वैल्यू निकालो। आई नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट डिवाइड बाय एक्सएल। वी नॉट का वैल्यू 200√2 डिवाइडेड बाय एक्सएल, और एक्सएल का वैल्यू इधर निकाल लेते हैं हम लोग। एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, ओमेगा 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 इज 50, एल इज 1/25, तो ये आ जाएगा 2, इधर 2 पुट कर लो। हाँ सर ये है। ठीक है, तो आई नॉट कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 100√2, √2 और आई आर एम एस कितना आ जाएगा,
100 100 √ 2 अपॉन √2 100 आ गया है ना, तो मेरा हाँ सर आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 100 √2 साइन ऑफ 50t माइनस ऑफ π/2। क्लियर है क्या? हाँ सर चलो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेना जिसको नहीं समझ में आया, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इससे भी ज़्यादा टफ होने वाला है जब हम लोग दोनों को मिक्स करेंगे, तो फेज़र और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और एक बार फेज़र देख करके आना, बस फेज़र वाला पार्ट। फेज़र कौन सा? जहाँ पे सुपर पोजिशन करते हैं, ठीक है, सर्कल वाला हाँ फेज़र मत ऐसे देख चल लेना। हाँ, एस एच एम में ऐसे सुपर पोजिशन करते हैं हाँ ना, सर वो वाला देख के आना एस एच एम में। हाँ हाँ, सर ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। और होमवर्क में सर एक, ईएमएफ का वो बाकी है एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। हाँ, एक डीपीपी कर लेना। और एसी में हाँ लास्ट भी है, लास्ट डीपीपी है एक ना, ये बुकलेट का हाँ लास्ट है। ठीक है, एक कर लेना। और एसी में सेक्शन ए देखना, कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें होंगे, उसे कंप्लीट करना। और वही जो रिमेनिंग वो वाला बाकी है उसे कंप्लीट करना जो ईएमएफ का प्रीवियस। पार्ट 2 बाकी है हाँ, ईएमएफ और ईएमआई आज तो नहीं कर पाया ना तुम, सर। वो हम लोग। एक्सेल ईएमआई तो हो गया ना, हाँ हाँ हाँ, ईएमआई हो गया, ईएमएफ का बचा हुआ था थोड़ा सा। एक्सेल 2 का पार्ट 2 बाकी। हाँ, तो तुम लोग करके लेके आना, फिर डिस्कस करते हैं।